नमस्ते। क्या इंडिया गठबंधन अभी न्यूट्रल गियर में है, शांत है, और वहीं दूसरी तरफ 22 जनवरी आने वाली है और एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी अपने सबसे बड़े सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट उसकी तैयारी में लग गई है। ऐसे वक्त में तीन बड़े राज्यों में चुनाव हारने के बाद, इस तरह के एजेंडे के सामने आने के बाद, जिसमें राम मंदिर सबसे बड़ा एजेंडा है, इन सब की काट इंडिया अलायंस के पास क्या हो सकती है। 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक होती है और बहुत सामान्य और मायूसी के साथ ऐसा लगा कि वो बैठक खत्म हो गई, कोई बहुत गंभीर हलचल नहीं देखने को मिले। तो वो कौन सी चीज है जो इंडिया अलायंस को ऊर्जा दे सकती है? वो कौन सी चीज है जो उसे आगे ले चल सकती है या उसको प्रभावित कर सकती है? सभी दल इसको लेकर के पशुपेश में है। तो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगभग 30-35 साल में और उसके मातृ ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने लगभग 97-98 वर्षों में धीरे धीरे साधा पकाया, वो राम मंदिर का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वो बनने जा रहा है और उसके उद्घाटन यानी प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उसकी भव्य तैयारियां हैं और हो क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से, बहुत शिद्दत से, किसी भी हद तक जाकर के इतना काम किया है। तो 24 के चुनाव के पहले वो पूरी तरह से धार्मिक माहौल में चीजों को रंग करके एक खास किस्म से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अभी पशुपेश में है कि वो सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब के बीच रिश्ता क्या बनता है। अभी आने वाले वक्त में वो तय होगा। लेकिन इस बीच एक कड़ी ऐसी है जिसको लेकर के राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति खासी गर्म है और वो कड़ी है समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से एक बयान वायरल हो गया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। इसके सियासी मायने क्या होंगे, इसका सियासत में क्या असर देखने को मिलेगा, हम इसका विश्लेषण करेंगे। एक तरफ राम मंदिर आंदोलन के बाद 22 जनवरी की पूरी सियासी दिशा और दशा, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और उसका समाजवादी पार्टी से रिश्ता क्या असर डालेगा इंडिया अलायंस पर, क्या असर डालेगा स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान समाजवादी पार्टी की राजनीति पर, क्या हो सकता है इसका विश्लेषण, इस पर आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये टिप्पणी कर दें कि राम मंदिर उद्घाटन भाजपा का एक सियासी मुद्दा है। यह बात दीगर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि दो तरह के बंटवारे होंगे। जिस जमीन को लेकर के दावा था हिंदू पक्ष का कि रामलला यहीं जन्म लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जन भावना और तमाम चीजों को ध्यान में रख करके वो जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी, न्यास को दे दी। और बाबरी मस्जिद के दावे वाले पक्ष के लिए उन्होंने दूसरी जमीन दे दी कि आप वहां मस्जिद बनाएं। ठीक है, इस विवाद को इसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए सियासी तौर पर। तो बीजेपी अब लगातार इसकी कोशिश कर रही है कि वो आम लोगों को यह पैगाम देने में कामयाब हो जाए कि वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश वादेश से नहीं है भाई, बीजेपी के रहने के नाते, मोदी के रहने के नाते हुआ। यानी धर्म की सबसे बड़ी विजय नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई। धार्मिक रूप से पूरे देश को अब एक नई दिशा में गढ़ा जा रहा है और उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट होगा, सब कुछ होगा और इसके बाद यह तय कर दिया जाएगा कि अब इस मुद्दे के आने के बाद कोई गुंजाइश इस बात की नहीं बची है कि धर्म के खिलाफ जाकर के या इस सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर के आप कोई राजनीति कर पाएंगे। और इसका असर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर दिखता है कि कभी कभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व देखते हैं। राहुल गांधी को आप कई तस्वीरों में देखेंगे, कभी वो केदारनाथ चले जाएंगे, कभी वो मंदिर चले जाएंगे, कभी वो पूरा
चोला ऐसा धर्म का पहन करके फिर मंदिरों में जाकर के तस्वीरें आएंगी। तमाम राजनीतिक दल इसको कर रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि आरजेडी के तेजस्वी यादव वो मंदिरों में जाएंगे और उनकी तस्वीरें सामने वायरल होंगी। कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही, ये भी यही कर रहे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। आपको 22 का चुनाव याद है? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी, उनके उनके यहां भी एक ब्राह्मण सम्मेलन हुए और ब्राह्मणों के सम्मेलन के बाद राम मंदिर को लेकर के बयानात आए, त्रिशूल भेंट किया गया और बहुत तरह की चीजें। ये सियासत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं वो एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के लिहाज से बहुत जरूरी बात है, क्योंकि वो बातें स्वामी प्रसाद मौर्य मात्र की नहीं है, वो बातें एक लंबी वैचारिक विरासत की हैं। वो बातें उस सांस्कृतिक प्रतिरोध और दो धाराओं के विश्लेषण की है, जिसमें एक तरफ वैदिक परंपरा है, एक तरफ वेद पुराण गीता भागवत है, तो दूसरी तरफ बुद्ध कबीर रैदास पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह है। एक तरफ गोडसे गोलवलकर हेडगवार हैं, तो दूसरी तरफ फूले अम्बेडकर पेरियार है। एक वैचारिक अंतर्द्वंद इस देश में लंबे समय से रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, अधिकांश बातें जो उस दूसरी वैचारिक परंपरा की है, जो बुद्ध से लेकर के फूले अम्बेडकर पेरियार की बात करते हैं। जैसे एक किताब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, एनिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी किताब लिखी, भारत में जाति, इस तरह से कई किताबें लिख करके डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ गहरे सांस्कृतिक सवाल हिंदू धर्म के ऊपर उठाए। फूले ने उठाए, पेरियार ने उठाए और एक लंबी कबीर ने उठाए। कबीर की आलोचना रही है। तो ये सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक न्याय की विचार, इसके लिहाज से स्वामी प्रसाद मौर्य एक शब्द भी गलत नहीं कह रहे। वो उस परंपरा में खड़े हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं और इसलिए इसका विश्लेषण इस जमीन पर होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य की कहीं से गलती नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक दल के हिस्सा हैं, अगर आपके साथ समाजवादी पार्टी के नेता होने का तमगा लगा है, तो इसका एक राजनीतिक विश्लेषण अलग होगा और इस वीडियो में हम उस राजनीतिक विश्लेषण की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? अभी मैंने एक पृष्ठभूमि बताई कि जो केंद्र में एक एजेंडा सेट कर दिया है बीजेपी ने, धर्म को केंद्र में रख दिया है और वो भी हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को। राम मंदिर स्थापना, राम मंदिर के गठन के बाद प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरा देश को टेलीविजन मीडिया और तमाम तरह के कार्यक्रमों और योजनाओं, इवेंट के जरिए उसी रंग में तेजी से रंगा जाएगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये सब कुछ हो रहा है। तो उस चीज की काट के लिए भारतीय राजनीति परंपरा में कोई दुस्साहस बचा नहीं है। थोड़ा सा एक परंपरा तमिलनाडु की है, जहां स्टालिन जैसा एक व्यक्ति है, लेकिन वहां की डेमोग्राफी अलग है। उत्तर भारत में धर्म आज भी गहरा प्रभाव रखता है। माननीय कांशीराम लगातार इस तरह के एक रेडिकल मूवमेंट की बात किया करते थे, लेकिन माननीय कांशीराम अपने जीवन काल में ही बीजेपी के साथ सरकार बना चुके। मुलायम सिंह यादव, उन्होंने लालू प्रसाद यादव की राजनीति तो ठीक ठाक, उनके धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया और उसके साथ अपनी राजनीति में अपना काम किया, मंडल को लागू किया, सामाजिक न्याय किया। कांशीराम साहब ने भी भाजपा का साथ लेने के बाद भी सामाजिक न्याय की वैचारिकी को निभाया और एक आंदोलन की तरह उत्तर भारत में एक दूसरी परंपरा भी चलती रही। लेकिन लालू, मुलायम और कांशीराम की राजनीति के बाद आज 2023 में अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। ऐसे वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान, उसके राजनीतिक नेतार्थ कैसे आप देखेंगे? चाहे वो रामचरितमानस का वो प्रसंग हो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना शब्द का विवाद, जय बरनादम तेल कुमारा सुपचक्रात कोल कलवारा, वहां उन जातियों का प्रश्न, उसको लेकर के गहरी चिंता। तो उस चिंता तक आप पाएंगे कि राजनीति में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी रही। जब जातियों का नाम लेकर के, शूद्र का नाम लेकर के रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर सवाल खड़े किए गए, तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने साथ दिया और सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र क्या है।
हम रामचरितमानस के विरोध में कतई नहीं है, और न स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के विरोध में थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों को इस तरह पेश किया गया कि गोया वो इन सबको ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल बड़े तार्किक थे। तो अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र कौन है, और अगर ये शूद्र ढाल न बने तो आप कभी सरकार में नहीं आ सकते। समाजवादी पार्टी वहां खड़ी, सामाजिक न्याय की बात करती है, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और एक राजनीतिक दल को इस तरह के दो अलगाव के साथ हमें देखना चाहिए। मेरा विश्लेषण ये कहता है, सामाजिक परिवर्तन का काम, सांस्कृतिक आंदोलन का काम, जैसे कांशीराम साहब ने वामसिफ बनाया तो वो राजनीतिक नहीं था, उसमें ट्रेनिंग होती थी, समाज को तैयार किया जाता था। राजनीतिक संगठन बसपा था, जो भाजपा से भी अलायंस कर किया, 2 बार 3 बार सरकार बीजेपी के साथ बनी। तो इससे कोई सांस्कृतिक आंदोलन खत्म नहीं हो गया, या बाद में चल करके बेशक खत्म हुआ, लेकिन वो एक अलग चीज थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह तय करना चाहिए कि जिस राजनीति के खेमे में वो हैं, वहां उनके सामने इस बात को लेकर के मुश्किल हो जाएगी कि कोई पार्टी आज की तारीख में बीजेपी से लड़ने के लिए इतना जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगी कि वो धर्म विरोधी छवि, क्योंकि मीडिया उनकी है, मीडिया उतनी ही क्लिप चलाएगी। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नया भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है, तो ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है, ये बात तो बाबा साहब अम्बेडकर की है। बस दिक्कत क्या होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य इसे अपनी बात कह करके साबित करना चाहते हैं। यहां एक चूक हो जाती है, नेता को कोट करके बोलना चाहिए। अगर फूले ने कोई बात कही, अम्बेडकर ने कोई बात कही, तो नेता अगर उसे कोट करके कहे तो बात वो अम्बेडकर पर जाएगी। फिर विमर्श अम्बेडकर को केंद्र में रख के हो कि आज देश अम्बेडकर के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, फिर विमर्श वहां होता, टीवी डिबेट यहां होती। समाजवादी पार्टी भी कहती कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की हो जाएगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य बतौर राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य घेरे जाएंगे। लेकिन समाज सुधार के बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, सांस्कृतिक आंदोलन की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को आप गलत नहीं साबित कर पाएंगे, क्योंकि एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश में लंबा इतिहास रहा है और आज भी चल रहा है। जाति के नाम पर मोछ रखने पर, दाढ़ी रखने पर, मटका छूने पर मारा जा रहा है। जाति के नाम पर लेटरल एंट्री में 340 लोग लेटरल एंट्री से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी गए, उनमें से कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं। ये सवाल भेदभाव का आज भी है, जाति जनगणना का सवाल आज भी है कि भाई प्रोफेसर 97-98% एक ही तबके के क्यों हैं। तो वहां से लोग कहेंगे कि धर्म के नाम पर आप हमें हिंदू तो बना लेते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को उनका हक नहीं देते, जबकि उन्हें आप हिंदू मानते हैं। विमर्श लंबा है, इसीलिए जाति जनगणना एक मुद्दा बना हुआ है, कैसे कोई इसको खारिज कर देगा। लेकिन जब राजनीति में शब्द का प्रयोग ऐसा हो जाए जहां मौका मिल जाए, टीवी आपका है नहीं, मीडिया आपका है नहीं, तो आपकी वही क्लिप काट के चलाएगा जिससे उसका एजेंडा फिट बैठ जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे लगता है कि इसकी गुंजाइश पैदा कर दे रहे हैं। अगर इसी बात को मैं बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर की एनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक में पेज नंबर इतने पर यही बात लिखी है, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, इसके पेज नंबर इतने पर यही बात लिखी है। तो वो पूरी डिबेट बदल जाती है, और पॉलिटिशियन को ये तय करना होगा कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है या समाज सुधार। मेरा मानना है स्पष्ट, अगर वो पॉलिटिक्स में है तो ये सवाल घिरेगा। और समाजवादी पार्टी कम से कम आज वहां तो नहीं खड़ी है कि वो सीधे तौर पर, क्योंकि उनको तो भाई वोट लेना है ना, उनको राजनीति करनी। तो ये सवाल बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी में है, और अभी भी उनके ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान करने की सार्वजनिक तस्वीरें हैं। लेकिन इससे आप स्वामी प्रसाद मौर्य से ये हक नहीं छीन लेंगे कि आप अपनी बेटी को नहीं समझा पाए तो बोलना ही बंद कर दीजिए। किसी प्रोफेसर से आप ये नहीं कह सकते कि आपका बेटा, आपके क्लास में 5 लोग फेल हो गए तो आप पढ़ाना बंद कर दीजिए। आपका बेटा ही फेल हो गया तो आप प्रोफेसर किस बात के, नौकरी छोड़ दीजिए। तर्क नहीं। लेकिन राजनीति तो राजनीति है ना, राजनीति में सवाल तो पूछे जाएंगे, और वो सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा जा रहा है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य से यह भी पूछा जा रहा है कि 5 साल जब आप बीजेपी में थे तो इस तरह का कोई बयान आपने क्यों नहीं दिया। समाजवादी पार्टी में आने के बाद ये बयान इस तरह से राजनीतिक रूप से क्या आपका वोट बैंक बढ़ा रहे हैं,
क्या ये बयान राजनीतिक रूप से उन तबकों को ये बात समझाने में कामयाब होंगे? इसका विश्लेषण करना होगा। जिस एससी एसटी ओबीसी समुदाय को आप इन बयानों के जरिए जगाना चाहते हैं, बतौर राजनेता, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, बतौर सामाजिक बुद्धिजीवी, ये बहुत जरूरी बयान है। लेकिन वहां राजनीति का नफा नुकसान नहीं होता ना, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कबीर को चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, पेरियार चुनाव नहीं लड़े थे, तो वहां उन्होंने बहुत रेडिकल ढंग से चैलेंज किया। अंबेडकर चुनाव लड़ने में फेल हुए, लेकिन अंबेडकर अपने विचारधारा से, अपने सांस्कृतिक ख्वाबों से आज भी जिंदा है। फूले आज भी जिंदा है। तो राजनीति तो थोड़ा दायरा संकुचित करती है, और इसलिए समाजवादी पार्टी के सामने ये एक संकट पैदा होगा कि इन बयानों को लेकर के या तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाए कि नहीं नहीं, अब एकदम क्लियर लड़ाई होगी मंडल बनाम कमंडल की, अब एकदम क्लियर क्लियर बताया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि धर्म पर फिर भी नहीं बोल पाएंगे, धर्म पर छूट जाएगा मामला। वो अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों जिस प्रदेश में हो, और वो भी राम मंदिर आंदोलन जैसी एक प्रवृत्ति सामने आ गई हो, ऐसे वक्त में बीजेपी अपने मीडिया घरानों के जरिए लगातार इन्हीं बातों को लेकर के प्रचार कार्यक्रम चलाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का रुख यह होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बात करके उनको जाति जनगणना या किसी एजेंडे पर लगाकर जो पॉलिटिकल एजेंडा हो, पूरे प्रदेश में भ्रमण कराया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए कि सर आप एससी एसटी ओबीसी वोटरों को बीजेपी से कैसे अलग ला करके इंडिया अलायंस या समाजवादी पार्टी के साथ वोटिंग पैटर्न में जोड़ सकते हैं, इस एजेंडे पर काम करिए। गांव में चलिए, लोगों से बात करिए, लोगों को समझाइए कि धर्म के नाम पर भटकिएगा नहीं, धर्म के नाम पर जाल में फंसिएगा नहीं, अपने हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर मांगिएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर आपका शोषण हुआ है। उसका इतिहास ये फूले ने कहा, ये अंबेडकर ने कहा, ये पेरियार ने कहा। और उससे फिर वो कन्विंस करके उन वोटरों को बीजेपी से वोट देने की बजाय अति पिछड़े पिछड़े दलित समुदाय के लोगों को समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ आप इंटैक्ट अगर करते हैं, तब एक कामयाब राजनेता माने जाएंगे। समाजवादी पार्टी का यह रुख होना चाहिए। समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी दे और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म की राजनीति और सामाजिक न्याय की वैचारिकी के रिश्ते को समझना होगा। मेरा मानना साफ तौर पर यही है कि धर्म की राजनीति का जो कलेवर है वो बिल्कुल अलग है। उसे राजनीति में रह करके आप नहीं दूर कर पाएंगे। कुछ सवाल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक होते हैं। इसलिए धर्म की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति में धर्म पर बार बार टिप्पणी करने की बजाय इतना तीखे स्वर में यह पूछा जाए कि अगर हिंदू ओबीसी भी था, दलित भी था, तो कहां है प्रोफेसर, कहां है डॉक्टर, कहां इंजीनियर? यह सामाजिक न्याय की वैचारिकी है। कहां आपका जमीन पर मालिकाना हक, कहां आपका हिस्सेदारी? जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? अगर वो भी हिंदू, ये भी हिंदू, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और फिर एक हिस्सा जो बचता है पाखंड और अंधविश्वास का, उसके प्रति आप लोगों को जागरूक करा सकते हैं, कबीर का उदाहरण लेकर के, फूले का उदाहरण लेकर के। लेकिन एकदम धर्म विरोधी पायदान पर खड़े होकर के कम से कम राजनेता कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यहां पर जाकर के हिंदुत्व के सियासी रथ को रोकने के लिए, हिंदुत्व के सियासी रथ को रोकने के लिए राजनैतिक तौर पर इस जमीन पर खड़ा होकर के अभी कोई कामयाबी हासिल कर पाने की सूरत हाल नहीं दिख रही। या तो राजनीति इसके लिए तैयार होती, या तो इस बात के लिए सपा बसपा दोनों आकर सामने खड़े हो जाते, मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए, या तो वो राजनीति का दौर होता। अभी भी दौर है, वो गुंजाइश हमेशा रहेगी। और आज की तारीख में सपा बसपा आरएलडी आजाद समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर को भी मिलाइए, निषाद को भी मिलाइए और एक बड़ी राजनीतिक इका बना करके पूरे समाज में उतर जाइए कि 90% लोगों की हम बात कर रहे हैं, तब तो आपकी ये भाषा वोटर को प्रभावित करेगी। आप कन्विंस करके बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन कल्पना करिए कि इन सारी बातों से अगर लाभ बीजेपी को मिल जाए कि आप धर्म विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला नहीं हो रहा, हमला अब सीधे अखिलेश यादव पर होगा। अखिलेश यादव को मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अखिलेश यादव कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, जैसे बीएसपी मायावती जी पॉलिटिक्स करती हैं, जैसे
कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती है जैसे आरजेडी पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिकल लोगों के सामने एक सीमा रेखा होती है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि जाने की कोई जगह नहीं, जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस राजनीतिक दल में हैं वह हिंदुत्व की राजनीति को रोकने के उस चीज के लिए तैयार नहीं है, तो आप कम से कम राजनीति में रह करके बीजेपी के हाथ मौका देंगे, तो मुझे लगता है इसका ज्यादा फायदा बीजेपी उठाएगी। आज की तारीख में हिंदुत्व के सियासी रथ को रोकने की गुंजाइश अगर है तो वो इस बात के लिए है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को पैरेलल चलाया जाए, राजनीति में ऐसे चलाया जाए कि एससी एसटी ओबीसी जो मेजॉरिटी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कैसे यूपी के एससी एसटी ओबीसी बीजेपी से वोट देने की बजाय सपा बसपा भी अगर आ जाए तो इंडिया अलायंस विपक्षी दलों को एकजुट करे। मुझे लगता है कि तब जाकर के ये सार्थक होगा, अन्यथा इसका विश्लेषण पुनर्विचार जरूरी है कि नुकसान पहुंचा सकता है राजनीति में। समाज में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में इसका नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो इस सब में माहिर है कि वो आपकी अच्छे वाले पॉइंट को भाषण में नहीं दिखाएगी, उतना काट देगी जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव न्याय समता बंधुता पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव सबको बराबरी की देने की बात करते हैं, उस सब पर बहस ही नहीं होगी। बहस केवल एक मुद्दे पर हो जाएगी, सारे राम विरोधी धर्म विरोधी। और यहां जाकर के फिलहाल बिकी हुई मीडिया के वक्त में, बिके हुए टेलीविजन चैनलों के वक्त में, राजनीति के एजेंडा सेटर बीजेपी होने के वक्त में आप इस पिच पर आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए अगर इंडिया अलायंस और स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को बीजेपी को हराना है तो उन्हें अपनी पिच पर लाना होगा, जो है शिक्षा, रोजगार, हिस्सेदारी, जाति जनगणना, पीडीए। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।